तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ाई का चैनल है, आपका खुद का चैनल है, ठीक है। समझिए मैं आपके पास में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आपका खुद का चैनल है। अभी सब्सक्राइब करो तुरंत के तुरंत और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप लोग नहीं प्रेस करोगे तो हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना आपके पास नहीं पहुंचेगा सबसे पहले, तो आपका पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आपकी जानकारी के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सीलन कैसे होती है और अपने घरों को सीलन होने से कैसे बचा सकते हैं। सीलन क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आप लोग डीपली आज इसको समझने वाले हैं क्वेश्चन के द्वारा और बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सीलन पैदा होने के कारण। घरों तथा इमारतों में सीलन पैदा होने के निम्न कारण है। पहला कारण है वर्षा के जल का इमारतों में प्रवेश करना। वर्षा का जल होता है, इमारतों में प्रवेश करता है तो उसके कारण सीलन हो जाती है, जिससे हमारी दीवारें जो है कमजोर हो जाती हैं। तो इसको जरा मैं डीपली समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझिएगा। देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की इमारतों में सीलन होना आम बात है। अच्छी प्रकार से बनाए गए इमारतों की दीवारों के समस्त क्षेत्रफल से वर्षा जल प्रवेश नहीं करता है। यदि इमारत की दीवार वर्षा के प्रति सुरक्षित बनाई हुई नहीं है तो वर्षा सीधे इनसे टकराती है और यह इमारत के अंदर सीलन का कारण बन जाती है। ईंट व मसाले के जोड़ों से ही वर्षा जल प्रवेश करती है। ईंट और मसालों का जो जोड़ होता है उन्हीं से वर्षा का जल होता है वो अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। इमारतों में प्रत्येदन वर्षा जल छत से ही प्रवेश करता है, मतलब लगभग इमारत के अंदर जो हमारा जल जाता है वो छत से ही जाता है और ईंट के जोड़ों से जाता है। तो इनके कुछ निम्न भाग है वो हम आपको बता देते हैं। घाटी नाली, छत खिड़की से, छत की मुंडेर से, चिमनी से, चपटी छतों में जोड़ व दरारों के द्वारा अंदर जो हमारा जल जाता है, ठीक है। दूसरा कारण है भूमिगत जल स्तर के द्वारा सीलन पैदा होती है। भूमि के द्वारा भी सीलन पैदा होती है। इसको भी देखते हैं। यदि इमारत वाली जगह से भूमिगत पानी का स्तर ऊंचा है तो वर्षा के दिनों में यह काफी ऊपर चढ़ जाता है और इमारतों में सीलन पैदा कर देता है या उत्पन्न कर देता है। इमारत की नींव में काम में लाए गए पदार्थ इस पानी को सोख लेते हैं और कोशिकीय क्रिया द्वारा इसे इमारत के अंदर पहुंचा देते हैं, जिससे सीलन हो जाती है। अगला क्या है देखते हैं। वायुमंडलीय वाष्प के सघन के कारण, इसको भी आपको समझाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की क्रिया प्रायः बहुत ठंडे क्षेत्रों में होती है। जो वायुमंडलीय वाष्प के कारण जो हमारे घर में सीलन होता है, तो इस प्रकार की क्रिया प्रायः बहुत ठंडे क्षेत्रों में होती है। इस क्रिया में उत्पन्न सीलन के कारण इमारत की दीवारों का समस्त क्षेत्र या छत आदि सभी प्रभावित होते हैं, जिससे हमारी जो इमारत है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। अगला है स्थल की जल निकासी। इसके कारण भी सीलन पैदा होती है। तो स्थल की जल निकासी क्या चीज़ है, इसको भी समझाते हैं आपको। यदि छत की ढाल कम होती है तो पानी की निकासी तुरंत न होने के कारण नमी इमारत में पहुंचती है। ऊंचे स्थानों पर बनी इमारतों में नीचे जल स्थलों पर बने इमारतों की अपेक्षा कम सीलन होती है, क्योंकि ऊंचे स्थानों से जल निकासी नीचे स्थानों की अपेक्षा सरलता से हो जाती है, जिसके कारण सीलन हो जाती है। अगला है इमारत का दिग्विन्यास। ये क्या है ये भी समझिए। इमारतों के दिग्विन्यास के कारण कुछ दीवारों पर वर्षा ऋतु में वर्षा जल सदैव टकराता रहता है तथा कुछ दीवारों पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं। इस कारण जिन दीवारों पर वर्षा का जल अधिक टकराता है तथा सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं वहां पर अधिक सीलन होने की संभावना रहती है। अगला क्या है वो भी समझिए। दोषपूर्ण चिनाई। अगला है दोषपूर्ण चिनाई। दीवार के जोड़, छत के जोड़, मुंडेर आदि से सीलन इमारत में प्रवेश करती है। मतलब
जो हमारा चिनाई है, जोड़ है, वो सही से नहीं होता है, जिसके कारण सीलन जो है आसानी से अंदर आ जाती है। तो हमारा जो दीवार है, हमारा घर है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, सीलन हो जाती है। ठीक है, अब चलिए कुछ आपके क्वेश्चन के जरिए आपका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। पहला है, सीलन के स्रोत कौन कौन से हैं? लिखिए, मतलब सीलन के कारण कौन कौन से हैं। तो सीलन के जो स्रोत हैं निम्नलिखित हैं। बाहरी दीवारों से सीलन आती है, छतों से सीलन आना, भूमि से सीलन आना, ठंडी जलवायु से सीलन आना और दीवारों के शीर्ष से सीलन आना। अभी आपको बताया है। तो 5 प्रकार के स्रोत हैं। हमें आशा है कि आपको ये सब याद रहा होगा, अभी आपको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, छतों के किन भागों से जल इमारत में प्रवेश करता है? छतों के किन भागों से, बताइए। तो इसका उत्तर है छत खिड़की से, जो छत पे खिड़की लगती है ना ऊपर, तो वही छत खिड़की से। अगला है चिमनी से। अगला है छत की मुंडेर से, जो छत का मुंडेर होता है ऊपर छत के थोड़ा सा नीचे जो चौड़ाई टाइप में खुला रहता है ना, वही छत का मुंडेर बोला जाता है। तो छत का मुंडेर से, इधर से भी जो जल है इमारत में प्रवेश करता है, इसलिए जो मुंडेर होता है वो ईंटे से ढक देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगला है छत की मुंडेर से, ये तो हो गया ना। हाँ, चपटी छतों में जोड़ व दरारों से, जो चपटी छत होती है उसके जो जोड़ होते हैं या कहीं दरार होते हैं, वहां से भी हमारा जो जल होता है अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीलन रोकने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? सीलन रोकने की कौन सी विधि है, ये भी समझिए। सील रोधी झिल्ली लगा दीजिए, उससे सीलन अंदर नहीं आएगा। सतह उपचार, मतलब अगर कहीं टूटा फूटा या कहीं जो ईंटों का कहीं भी टूट फूट गया है, कहीं भी दरार आ गई है, तो उसका उपचार कर दीजिए, उसको दोबारा रिपेयर कर दीजिए, तब सीलन नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो सीलन नहीं होगा। अगला है समग्र सील रोधन, मतलब कहीं से भी कुछ भी खुला ना हो, मतलब कहीं से भी सीलन आने का, कहीं भी पूरे मतलब सब कुछ एकदम रिपेयर कर दीजिए। ईंटे से भी कहीं, अभी बताया ना कहाँ कहाँ से सीलन आता है, तो मतलब समग्र सील रोधन, सब चीज का एकदम से उपचार। गुनाइटीकरण, अगला है खोखली दीवार का निर्माण। खोखली दीवार का निर्माण कर दीजिए, उससे भी सीलन अंदर नहीं आएगा, आपकी जो इमारत है बची रहेगी। अगला है ग्राउटिंग दबाव। ग्राउटिंग दबाव की वजह से भी सीलन अंदर नहीं आएगा। तो यही कुछ थे जिसकी वजह से, विधियां थी जिसकी वजह से हम सीलन को रोक सकते हैं। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी एनीथिंग, तो आप कमेंट करिए, मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, अगला है डीपीसी के रूप में किस प्रकार की धातु की चादर प्रयोग में लाई जाती है? देखिए, अब डीपीसी क्या होता है? डीपीसी एक ऐसी मतलब चादर होती है धातु की, जिसकी वजह से हमारे घरों में मतलब सीलन नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए डीपीसी की चादर प्रयोग की जाती है। अब ये चादर प्रयोग में लाई जाती है, तो किस प्रकार की धातु की चादर प्रयोग में लाई जाती है? तो वो भी देखिए उस उत्तर, शीशा, तांबा और एल्यूमिनियम से बनी होती है ये डीपीसी की चादर। शीशा, तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला है डीपीसी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अगला है, पहला है डीपीसी दीवार की पूरी मोटाई, डीपीसी दीवार की पूरी मोटाई में लगानी चाहिए। मतलब दीवार जितनी मोटी है पूरी मोटाई में डीपीसी लगी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि दीवार आपकी 1 मीटर मतलब जितना मोटी है उसका आधे में डीपीसी लगा दिया, आधे में नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डीपीसी दीवार की पूरी मोटाई में लगना चाहिए। डीपीसी उचित स्थान पर लगाई जानी चाहिए। डीपीसी का दीवार में खांचा नहीं काटना चाहिए कि खांचा काट दिए यहाँ से यहाँ तक डीपीसी लगेगा, मतलब खांचा नहीं काटना चाहिए। ठीक है, डीपीसी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए। डीपीसी बराबर होना चाहिए, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर इस तरह से डीपीसी नहीं लगाया जाना चाहिए। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो वो लोग मतलब वो भी देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? पहला है, खोखली दीवार बनाने से क्या लाभ होता है? हम लोग अभी बताए ना आपको खोखली दीवार बनानी चाहिए, तो खोखली दीवार बनाने से क्या लाभ होता है? अग्निरोधी हो जाता है, दीमक रोधी हो जाता है, सीलन रोधी हो जाता है, उपरोक्त सभी।
तो इसका सही जवाब है खोखली दीवार बनाने से सीलन रोधी हो जाता है और सीलन अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, मतलब हमारा सी नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है घटिया कारीगरी के कारण सीलन आने का क्या कारण है, सॉरी क्या कारण नहीं है। अब देखिए समझिए, घटिया कारीगरी के कारण सीलन अंदर आने का क्या कारण नहीं है। छत में झोल होना, छत में गड्ढे होना, छत का आकार, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, छत का आकार। तो देखिए घटिया कारीगरी के कारण जो छत का आकार होता है तो उसके मतलब अंदर जो सीलन नहीं आता है। अब ये अगर कहिए कि घटिया कारीगरी करके गया है, इसके कारण मतलब छत की वजह से अंदर पानी आ रहा है, तो छत के कारण हमारा पानी नहीं आएगा, किनारे किनारे मतलब नीचे से आ सकता है, लेकिन घटिया कारीगरी के कारण छत से हमारा पानी जो है अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सीलन नहीं होगा। अगला है निम्न में से सीलन का स्रोत है भूमि, बाहरी दीवारों से सीलन, छतों से सीलन, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है दीमक रोधी डीटीटी रसायन की भार सांद्रता कितनी होती है, 5%, 10%, 15%, 20%। इसका करेक्ट आंसर है 5% होती है। कितनी परसेंट होती है, 5% होती है। दीमक रोधी डीडीटी रसायन की भार सांद्रता 5% होती है। अगला है डीपीसी के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री निम्न में से नहीं है, धातु चादर, गर्म बिटुमन, गर्म कोबाल्ट, मास्टिक असफॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है गर्म कोबाल्ट जो होता है ये प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगला है अग्निरोधन के लिए खोखले कांच के ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधन के लिए खोखले कांच के ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है विभाजक दीवार में, खिड़कियों में, ए तथा बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। विभाजक दीवार में, खिड़कियों में, ए तथा बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है विभाजक दीवार में। आप लोग बस देखते मत रहिए, आप लोग अपना उत्तर अपने मन में सोचिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं उसको मिलाइए कि कितना आंसर आप लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आप लोग भी इसका उत्तर आप खुद ब खुद खोजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना उत्तर सही गया। अगला है सीमेंट कंक्रीट पर अग्नि का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। सीमेंट कंक्रीट पर अग्नि का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, मिलावे के प्रकार पर, सीमेंट की गुणवत्ता पर, कंक्रीट का घनत्व, उपरोक्त सभी। मिलावे के प्रकार पर, सीमेंट की गुणवत्ता, कंक्रीट का घनत्व, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर में किसका प्रयोग करके उसकी अग्निरोधक को बढ़ाया जा सकता है। प्लास्टर में किसका प्रयोग करके उसकी अग्निरोधक को बढ़ाया जा सकता है। सुगठित बलुआ पत्थर, धातु की छीलन, लकड़ी का चूरा, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपरोक्त सभी। सुगठित बलुआ पत्थर, धातु की छीलन, लकड़ी का चूरा, उपरोक्त सभी। इन सभी का जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, मतलब इसका उत्तर नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी, इन सभी का उपयोग करके, तीनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस्पात की अपेक्षा किसकी संरचनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस्पात की अपेक्षा किसकी संरचनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। लकड़ी की, कांच की, प्रबलित कंक्रीट की, उपरोक्त में से कोई नहीं। लकड़ी की, कांच की, प्रबलित कंक्रीट की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रबलित कंक्रीट की। प्रबलित कंक्रीट की संरचनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, मतलब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है जिंक तथा तांबे का उपयोग वेदर प्रूफिंग के में किए जाने का क्या कारण है। जिंक तथा तांबे का उपयोग वेदर प्रूफिंग में किए जाने का क्या कारण है। टिकाऊपन, मजबूती, लचीलापन, उपरोक्त सभी। टिकाऊपन, मजबूती, लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, लेकिन कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए अगर आपके मन में कुछ डाउट है इस टॉपिक को लेकर तो कमेंट करके बताइए। अगले टॉपिक किस वीडियो आए, मतलब अगले टॉपिक कौन सा हो वो भी कमेंट करिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूंगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में,
क्योंकि टाइम बहुत ले चुका हूँ आप लोगों का।